बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो हम सब कर देते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि उस बैंक के अंदर मतलब पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए आज कुछ बहुत जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज को ना एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, स्टॉक प्राइस के शोर शराबे से हटकर एक बैंक की असली फाइनेंशियल सेहत को कैसे नापा जाए? इसका जवाब कुछ खास नंबर्स में छिपा है और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बैंकिंग के सबसे बेसिक फंडे से। देखिए, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत सिंपल, लोगों से सस्ते में पैसा लेना और उसे महंगे इंटरेस्ट पर आगे लोन दे देना। और ये जो सस्ता पैसा है ना, ये आता है कासा से। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो कासा रेशियो हमें यह बताता है कि बैंक के पास जो टोटल जमा पूंजी है उसका कितना हिस्सा इन दो अकाउंट से आ रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट तो जीरो होता है और सेविंग्स पर ना के बराबर। इसीलिए यह बैंक के लिए सबसे सस्ता फंड है, मतलब सबसे सस्ता माल। अब जरा इसे देखिए, एक तरफ है CASA, जहां बैंक को मुश्किल से 3 से 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है, और दूसरी तरफ है फिक्स डिपॉजिट, जहां 7% या उससे भी ज्यादा देना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, बैंक के लिए प्रॉफिट का मार्जिन कहां सबसे ज्यादा है? बिल्कुल सही, CASA वाले पैसे पर। तो जिस बैंक का CASA रेशियो जितना ज्यादा, उसकी प्रॉफिट कमाने की पोटेंशियल उतनी ही बेहतर। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कोटक बैंक। उन्होंने क्या किया, शुरुआत में सेविंग्स अकाउंट पर 6% तक का तगड़ा इंटरेस्ट दिया और मार्केट से जबरदस्त CASA अपनी तरफ खींच लिया। नतीजा, एक मजबूत 52% का CASA रेशियो। और इसके मुकाबले अगर HDFC बैंक को देखे तो उनका कासा है 42%। हाँ, कोटक से थोड़ा कम है, लेकिन ये एक बड़े स्टेबल बैंक की निशानी है, मतलब जिसका कस्टमर बेस सालों के भरोसे पर टिका है, ना कि सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट्स के लालच पर। और फिर आते हैं कुछ नए प्लेयर्स, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक। इनका कैसा रेशियो 32% है। अब इन्हें अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है तो अक्सर सेविंग्स अकाउंट पर एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करने पड़ते हैं। तो अगली बार जब कोई बैंक सेविंग्स पर 7% इंटरेस्ट का ऐड दे तो समझ जाइएगा कि ये सारा खेल कैसा बढ़ाने का है। तो ठीक है, पैसा कहां से आता है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आते हैं बैंकिंग के सबसे बड़े रिस्क पर। क्या हो अगर दिया हुआ लोन वापस ही ना आए? यहीं पर एंट्री होती है NPA की। नेट NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये बैंक का वो पैसा है जो डूब गया है। लोन तो दे दिया, पर 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उसकी EMI आना बंद हो गई है। ये बैंक के लिए एक डायरेक्ट लॉस है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है वो देखिए, कमाल का है। HDFC बैंक का नेट NPA सिर्फ 0.4%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर HDFC बैंक 100 रुपए लोन देता है तो उसमें से सिर्फ 40 पैसे के डूबने का रिस्क है। ये उनके जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट और लोन देने के डिसिप्लिन को दिखाता है। और देखिए, यही तो बैंकिंग का असली खेल है। एक अच्छा बैंक सिर्फ पैसा बांटने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो इंसान को पहचान ले, कौन लोन चुका पाएगा और कौन नहीं। ये परखने की कला ही एक बैंक को बेस्ट बनाती है। और नेट NPA समझ लीजिए, इसी कला का रिपोर्ट कार्ड है। हमने देखा कि जिसका कासा ज्यादा वो बेहतर, लेकिन ठहरिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सिर्फ कासा रेशो देखना आधी कहानी देखने जैसा है। असलियत में कुछ और भी चल रहा है। याद है आपको, कोटक का कासा रेशियो था 52% और HDFC का 42%। इस टेबल को देखकर तो साफ लगता है कि भाई कोटक इस रेस में आगे है। लेकिन चलिए अब पर्दे के पीछे की असली लागत देखते हैं। और ये है सरप्राइज। इस स्लाइड में देखिए, HDFC बैंक को पैसा उठाने की जो ओवरऑल लागत है, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स, वो 4.88% पड़ती है। जबकि कोटक बैंक, जिसका कासा रेशो ज्यादा था, उनकी लागत है 5.08%। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस हाई कासा को अट्रैक्ट करने के लिए कोटक को सेविंग्स अकाउंट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ा। मतलब कम कासा के बावजूद HDFC पैसा जुटाने में ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमने बैंक की एफिशिएंसी और रिस्क देख लिया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। एक बैंक आगे कितना ग्रो कर सकता है, कितने नए लोन दे सकता है? इसका जवाब छिपा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR में। कार को आप बैंक का सेफ्टी कुशन या फाइनेंशियल पावर लेवल समझ सकते हैं। RBI ने एक मिनिमम लेवल तय किया हुआ है, लगभग 9% का। लेकिन बैंक का कार जितना ज्यादा होगा, उसके पास नए लोन देकर अपना बिजनेस बढ़ाने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। इस चार्ट में देखिए कितना साफ अंतर दिख रहा है। HDFC और कोटक जैसे बैंक 17% के CAR पर बैठे हैं, यानी उनके ग्रोथ इंजन में भरपूर फ्यूल है।
वहीं साउथ इंडियन बैंक जैसा बैंक 12% के पास है, जो उनके आगे लोन देने की कैपेसिटी को थोड़ा सा लिमिट कर देता है। तो हमने कासा, एनपीए और कार इन 3 इंपॉर्टेंट टुकड़ों को समझ लिया। अब फाइनल स्टेप में इन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक सक्सेसफुल बैंक की पूरी साइकिल चलती कैसे है। ये पूरी कहानी का सार है। सबसे पहले एक अच्छा बैंक अपने एनपीए को कंट्रोल में रखता है और सस्ता पैसा यानी कासा बढ़ाता है। इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिससे उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कैर मजबूत होता है। एक मजबूत कैर उन्हें ज्यादा लोन यानी एडवांसेस देने की आज़ादी देता है, और जब लोन ग्रोथ बढ़ती है तो बैंक का प्रॉफिट सीधा ऊपर जाता है। यही है पूरा बैंकिंग का खेल। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या किसी एक नंबर जैसे हाई कासा रेशियो को देखकर इन्वेस्ट करना सही है, या फिर पूरी कहानी को समझना जरूरी है? जैसा हमने देखा, हर रेशियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो इन सभी नंबर्स को एक साथ जोड़कर बैंक की पूरी तस्वीर देखे, ना कि सिर्फ एक अधूरी झलक।